Hello and welcome. In this lecture we will recall some of the results जो कि हमने जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें हमने रिंग्स और मॉड्यूल्स का जो कोर्स है वो हमने किया था। उसमें जब हम कोई रिंग लेते हैं जब R कोई रिंग है तो उस केस में Rx को हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं इन वेरिएबल x। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब ये Rx रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है ये ED कब होती है, ED की क्या डेफिनेशन है, PID हम कब कहते हैं, कोई PID क्या है, या फिर UFD। इस रिंग की भी जब हमने बात की थी कि कोई रिंग है इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, वो ED कब होती है, या कोई रिंग है विद यूनिटी वो PID कब है या UFD कब है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फील्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो हम जो फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो फोकस है फील्ड थ्योरी में, हमने फील्ड थ्योरी में जो फील्ड एक्सटेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ना है। और स्प्लिटिंग फील्ड है या नॉर्मल एक्सटेंशन है, सेपरेबल एक्सटेंशंस है, फिर आगे गलवा थ्योरी जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गलवा थ्योरी, वो सारा हम करेंगे। तो हम बेसिकली फील्ड जो है उसी में ही हम डील करेंगे, फील्ड्स में ही हम डील करेंगे अपने इस कोर्स में। तो जब भी हम ये कैपिटल F लेटर लिखेंगे तो कैपिटल F लेटर का मतलब है फील्ड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, अनटिल एंड अनलेस नॉट स्टेटेड अदरवाइज। तो F जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फील्ड को, F से हम फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस में जो Fx है दिस विल रिप्रेजेंट द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स in variable x over f। तो fx जो है इससे हम जो रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है इन वेरिएबल x ओवर f, वो जो है हम इसको fx से डिनोट करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में कि जब हम R कोई रिंग लेते हैं और अगर R रिंग जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है तो Rx, अब Rx क्या है हमें पता है कि Rx एक्चुअल में क्या है। आपको ये बेटा सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि जो Rx है दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स a0 a1x प्लस an x प्लस पावर n, वेयर ये जो ai हैं वो R में लाई करेंगे, कोफिशिएंट जो वो R में रहेंगे। और इस केस में ये जो Rx सेट है पॉलिनोमियल्स का, हमने देखा था कि इसमें अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, एडिशन हमने डिफाइन की थी, अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो ये Rx है ये कम्यूटेटिव रिंग होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और यूनिटी जो है Rx में अगर R की जो यूनिटी है, अगर R रिंग विद यूनिटी है तो उस केस में Rx भी रिंग होती है विद यूनिटी, और Rx की यूनिटी सेम होगी जो R की यूनिटी है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब R के पास यूनिटी है तो Rx के पास भी यूनिटी होगी। यही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब R कम्यूटेटिव है तो उस केस में Rx भी कम्यूटेटिव होता है, प्रोवाइडेड R कम्यूटेटिव हो तो उस केस में हम बात करते हैं कि Rx भी कम्यूटेटिव होगा। और अगर R के पास यूनिटी है तो उस केस में Rx जो रिंग है इसके पास भी यूनिटी होगी। और जब R के जो यूनिट्स हैं, R के पास यूनिट्स हैं, तो Rx के जो एलिमेंट्स हैं प्रिसाइजली दोज एलिमेंट्स आर यूनिट्स इन Rx जो कि R में यूनिट है, मतलब R और Rx के यूनिट्स भी सेम रहेंगे। तो इन चीज़ों का हमने पहले किया भी है कि R कम्यूटेटिव है तो ये कम्यूटेटिव रिंग है, ये इसके पास यूनिटी है तो इसके पास यूनिटी है, इसके पास यूनिट्स हैं तो वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी यूनिट्स होंगे। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब R ID है, इफ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, तो उस केस में Rx भी ID होती है, Rx इज़ आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। और लेकिन अगर R फील्ड है, तो उस केस में Rx का फील्ड होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को हमने पढ़ा था। तो इन चीज़ों का आपने जो ध्यान रखना है। और जब हम Fx की बात करते हैं, क्योंकि हमने फील्ड थ्योरी में डील करना है अभी, Fx में मतलब जब Fx विच इज़ द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x ओवर f, तो Fx जो है हमें पता है कि जब F फील्ड है तो Fx उस केस में ED होती है पहली बार।
और दूसरी बात, एक्चुअल में ये PID भी है। वैसे भी हमें पता है कि जो ED है वो PID होता है, सो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। और हमें पता है कि FX इज़ आल्सो UFD। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड होता है इसमें। डिवीज़न एल्गोरिथम, एक्चुअल में डिवीज़न एल्गोरिथम जो है दैट होल्ड्स इन FX। अब डिवीज़न एल्गोरिथम का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दो पॉलिनोमियल्स लें, से FX, GX बिलोंग टू FX सच दैट कि जो GX है वो 0 नहीं होनी चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल्स से QX, RX कहाँ पे? इन FX सच दैट कि जो ये FX है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू QX इंटू GX प्लस RX। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये यूनिक QX और RX पॉलिनोमियल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, वेयर जो ये RX है, जो ये जिसको हम रिमाइंडर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, दिस इज द क्वोशिएंट पॉलिनोमियल। तो जो RX है या तो वो 0 होगा, आइदर दिस इज 0, और अगर 0 नहीं है तो उस केस में जो RX की डिग्री है वो पक्का लेस देन होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ GX, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिग्री ऑफ GX। दिस इज द डिवीज़न एल्गोरिथम जो कि FX के अंदर होल्ड होता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो मेन रिजल्ट्स हो गए जो कि हमने पढ़े हुए हैं। और फिर अगर हम इसमें आगे बात करेंगे, अब हम डेफिनेशन एक देख लेते हैं कि क्योंकि हम इरिड्यूसिबिलिटी की जो हम बार बार बात करेंगे जब हम फील्ड एक्सटेंशंस में स्प्लिटिंग फील्ड को जब फाइंड आउट करना होगा पॉलिनोमियल्स का, मेनली हमने पॉलिनोमियल्स में ही डील करना है, पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड्स। और जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, कि सपोज यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल FX इन FX। इसको जब हमने पढ़ना है या तो कहेंगे इन FX या कहेंगे ओवर F। इस चीज़ का ध्यान रखना है पढ़ने में भी, और अगर बोलना है तो उस तरीके से मतलब कि हम इसको समझना है। तो पॉलिनोमियल जो है हमने लिए FX ओवर F या इन FX, दिस इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। इसको इरिड्यूसिबल कब कहेंगे? इरिड्यूसिबल कब कहेंगे? इफ दो कंडीशन है बेटा यहाँ पे। पहली कंडीशन कि जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की FX की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल जो है FX वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी द नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी वो एक्चुअली इस चीज़ को बेटा आप समझो और बड़े ध्यान से, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो F में लाई करेंगे, और जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो एक्चुअल में उसमें वेरिएबल भी आ जाएगा, जैसे x वेरिएबल उसमें इंक्लूड होगा अगर हम FX में बात करेंगे। और ये बेसिकली जो F है वो FX की प्रॉपर सबरिंग होती है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो F में लाई करेगी, हम जो बात कर रहे हैं। और F के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? F फील्ड है, तो इसका मतलब F में 0 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिट्स हैं। सो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या तो वो 0 होगी, अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो तो इसका मतलब वो यूनिट होगी। मतलब नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो एक्चुअल में हम बात करें जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर वो 0 पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो यूनिट होगी। तो दैट इज़ वाई हम जो डिग्री ऑफ FX है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ FX 0 होगी तो उस केस में आप अगर यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि जब डिग्री ऑफ FX 0 है तो उस केस में FX देखने में ऐसी पॉलिनोमियल होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ पे ये जो A है वो F को बिलोंग करेगा। अब यहाँ तो A 0 हो सकता है, जब 0 है फिर तो 0 पॉलिनोमियल हो गई। अगर 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो फिर वो यूनिट हो जाएगी, क्योंकि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज अ यूनिट इन अ फील्ड, वी नो दैट। ओके,
सो पहली कंडीशन के इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल ना तो 0 होगी ना ही वो यूनिट होगी, इसका कहने का मतलब ये है इस चीज़ से। और दूसरी कंडीशन है, क्योंकि बेटा हमने ये जो इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन जो है हमने सेकंड सेमेस्टर में भी की थी, जब हमने रिंग ली थी, रिंग जो है वो आई थिंक इंटीग्रल डोमेन हमने ली थी विद यूनिटी। हम इंटीग्रल डोमेन जब लेते हैं और उसमें हमने कहा था कि कोई एलिमेंट है आर, इंटीग्रल डोमेन हम लेते हैं विद यूनिटी, तो उसमें हम कहते हैं कि ए कोई एलिमेंट है आर का, तो ए हम कहते हैं कि ये इरिड्यूसिबल होता है। कब होता है? पहली कंडीशन हम कहते हैं कि ए 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि ए जो है वो यूनिट भी नहीं होना चाहिए, ए मस्ट बी ए नॉन यूनिट एलिमेंट, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी हम ए को दो हिस्सों में लिखेंगे, से बी इंटू सी, वेयर बी और सी दोनों किसके एलिमेंट हैं? आर में हैं, तो उस केस में या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा। तो हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो जो सेटिस्फाई करता है ये एलिमेंट ए इस रिंग आर में, तब हम कहते हैं कि जो ये एलिमेंट ए है वो इरिड्यूसिबल है। कहने का मतलब ये है कि जो इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है, इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स। किसी इरिड्यूसिबल एलिमेंट को हम कोई दो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट हम नहीं लिख सकते। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। और अब इसी में हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे पहली कंडीशन हमने लिख दी, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन जैसा कि भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि व्हेन एवर, जब भी हम जो fx है इसको दो हिस्सों में लिखना चाहेंगे, gx इंटू hx फॉर सम gx hx इन fx, देन या तो जो ये gx है वो f को बिलोंग करेगा, या फिर जो hx है वो f को बिलोंग करेगा। f को बिलोंग करेगा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि fx की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब वो 0 नहीं है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ना तो 0 है ना वो यूनिट है, ना तो वो यूनिट है, यहाँ से ये पता लगता है। और gx या f में होगा, आपने देखा कि जब भी ऐसे दो हिस्सों में लिखेंगे या तो ये f में है या ये f में, इसका मतलब या तो gx यूनिट है या hx यूनिट है, क्योंकि f के एलिमेंट क्या है? या तो 0 है या यूनिट है, लेकिन 0 तो हो नहीं सकता, gx और hx दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर 0 हो गया तो इसने 0 हो जाना है। सो विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू बाय द कंडीशन 1। सो इसका कहने यहाँ से इस डेफिनेशन का जो सेकंड पॉइंट है उसका कहने का मतलब यही है कि जब भी हम इसको दो हिस्सों में लिख रहे हैं तो या तो पहला हिस्सा यूनिट होगा या दूसरा होगा, मतलब या तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी विच इज़ ऑब्वियसली नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन दिस केस, या ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। Sorry, this is the constant polynomial, I'm sorry, this is the constant polynomial, yeah, this is the constant polynomial। मेरा कहने का मेन मतलब था बेटा। Okay, so this is the definition for the irreducibility of some polynomial fx over this ring of polynomial which is over the field f। और इस केस में एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कोई पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल नहीं होती तो उसको हम रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है तो उसको हम रिड्यूसिबल कहेंगे। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने कहा है कि जब भी हम fx को दो हिस्सों में लिखेंगे या तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कहने का मतलब कि जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है उसको हम इट कैन नेवर बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। किसी भी दो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हम नहीं लिख सकते। अब नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। जैसे ये पॉलिनोमियल है बेटे, इन चीज़ों को बड़े आपने ध्यान से समझना है कि अगर fx की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, इट मीन्स ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जैसे gx f को बिलोंग करता है, दिस मीन दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। fx इरिड्यूसिबल कब होगी? अगर fx को हम दो मतलब इरिड्यूसिबल है तो उस केस में fx को हम कभी भी इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है।
और जब अगर पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मान लो f(x) है, यहीं पे हम अगर बात कर लें f(x) कोई पॉलिनोमियल है, f1 हम ले लेते हैं, ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 पॉलिनोमियल्स, कोई 2 ऐसी पॉलिनोमियल्स हैं से g1x एंड h1x, सो दैट कि f1x को हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ g1x into h1x, where g1x and h1x they are the नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब उनकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कम एटलीस्ट कोई ना कोई मतलब एक ऐसी 2 पॉलिनोमियल जरूर एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पे। इन चीज़ों को आपने समझना, ये दिस इज द नेगेशन ऑफ दिस डेफिनेशन। यहाँ पे तो है कि ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे कि कभी भी अगर हम लिख रहे हैं 2 हिस्सों में तो पक्का एक हिस्सा जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। रिड्यूसिबल के लिए देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई मतलब काउंटर एग्जाम्पल के तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि रिड्यूसिबल होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ g1x एंड h1x, उस ऐसा पेयर एग्जिस्ट होता है सो दैट कि f1x उन दोनों का प्रोडक्ट है और वो दोनों पॉलिनोमियल जो हैं वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना अच्छे से। और अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कंसेप्ट। एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक तो एग्जांपल लेते हैं, इसको बेटा आप पहले अच्छे से, आप चाहे इसको पहले नोट डाउन भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने लगा हूँ। और अगर इसमें हम एग्जांपल्स लें, पहले ही हम एग्जांपल लेते हैं से हम पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं x(k+1) और इसको हम कंसीडर करते हैं ओवर दिस रिंग, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं इन वेरिएबल x ओवर द फील्ड R, दिस इज द फील्ड। हमें पता है कि Q फील्ड होता है, R इज़ अ फील्ड और C इज़ अ फील्ड, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। Z इज़ नॉट अ फील्ड, Z फील्ड नहीं है। Q इज़ द फील्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर Z, मतलब Q जो है वो स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कि Z को कंटेन करता है। ये Z Q की सब रिंग है, Q R का सब फील्ड है, R C का सब फील्ड है, और ये जो है इन इट्स ओन राइट ये खुद भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, Z फील्ड नहीं है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे x2+1 अगर हमने पॉलिनोमियल ली है इन Rx, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x2+1 को अगर हम जब भी 2 हिस्सों में बांटना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो उस केस में इन यहाँ पे ध्यान रखना कि ओवर आर हम x2+1 को किसी भी 2 नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि x2+1 को अगर 2 नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लिखना है तो हमें पता कि हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं x + i × x - i, वेयर दिस इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ये भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब ये। लेकिन ये जो है ये वाली पॉलिनोमियल ये Rx में लाई नहीं करती। क्यों नहीं करती लाई? क्योंकि एक्चुअल में इसके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट आइटा है, आइटा R को बिलोंग नहीं करता। कोई पॉलिनोमियल Rx में कब लाई करेगी? जब उसके उस पॉलिनोमियल में जो x के की जो टर्म्स हैं उनमें जो उनके कोफिशिएंट हैं, मतलब पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सारे कोफिशिएंट R में लाई करने चाहिए, इस यहाँ पे लाई करने चाहिए। क्योंकि अभी हमने Rx की सब पहले डेफिनेशन देखी थी कि जो Rx नॉर्मल फॉर एनी रिंग R, जब हम Rx लेते हैं पॉलिनोमियल रिंग तो वो उसमें एलिमेंट्स कैसे होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि इट कैन नेवर बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ओवर R, सो दैट इज़ वाई दिस इज इरिड्यूसिबल। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको चाहे ऐसा लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3 ले लिए यहाँ पे 3x² + 1, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, एक ये फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर आ गया। और आप देख सकते हो कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ये तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन ये साथ में क्या है? दिस इज एलिमेंट ऑफ R, f का एलिमेंट अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज एक्चुअली यूनिट। सो दिस मीन दिस कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ओवर R, देयरफॉर दिस इज एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर R। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x2+1, दिस इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दिस इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। यहाँ तो इसको लिखेंगे ओवर R, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, यहाँ इन Rx, वो आपकी मर्जी है कैसे आपने लिखना है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूर है। ओवर R लिखेंगे तो Rx से वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती,
ओवर दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे। और एक चीज़ और आपने समझनी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये पॉलिनोमियल अगर यही पॉलिनोमियल हम Cx में ले रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से हम देख लेते हैं कि जब ये पॉलिनोमियल हम Cx में ले रहे हैं तो इन Cx जो ये x² + 1 है, इट कैन बी रिटन एज x + आइटा इंटू x - आइटा इन Cx। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x² + 1 ये रेड्यूसिबल है ओवर C। इस चीज़ को समझना है कि सेम पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वो इरेड्यूसिबल है, ओवर R तो वो इरेड्यूसिबल है, लेकिन ओवर C विच इज़ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहाँ पे वो रिड्यूसिबल है। तो इस चीज़ को बेटा आपने अच्छे समझना है कि जो इरेड्यूसिबिलिटी होती है पॉलिनोमियल की, इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल क्या इरेड्यूसिबल है या नहीं है, रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है, तो जो इरेड्यूसिबिलिटी है पॉलिनोमियल की वो डिपेंड करती है ऑन द बिहेवियर ऑफ द फील्ड, कि मतलब कैसा फील्ड हम चूज़ कर रहे हैं, उस फील्ड के बिहेवियर के ऊपर जो इरेड्यूसिबिलिटी होती है पॉलिनोमियल की वो डिपेंड करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो वो इरेड्यूसिबल है लेकिन यहाँ पे इरेड्यूसिबल नहीं है, यहाँ पे वो रिड्यूसिबल है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। और क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, मतलब शुरू के लेक्चर्स में हमने यही कंसेप्ट हमने करना है। और इसमें अगर थोड़ा सा और हम बात करें, x² + 1 हमने एग्जांपल ली है। इसके बाद हम एक रिजल्ट कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि हम बारी बारी देख लेते हैं कि जब डिग्री कोई पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं, उसका कैसा बिहेवियर होता है, कि क्या वो इरेड्यूसिबल होती है f(x) के ऊपर या नहीं, 2 डिग्री की 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम एक रिजल्ट कर लेते हैं कि कोई भी जो हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा, इस चीज़ का तो हमें पता लग गया कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो तो इरेड्यूसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेशन में ही हमने लिखा था कि पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री > 1 होनी चाहिए, तभी वो इरेड्यूसिबल हो सकती है। पहली बात तो ये। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑब्वियसली 0 होती है, सो दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी इरेड्यूसिबल नहीं होगी। जैसे अगर हमने लिखा f(x) = 3, Qx में लिया या Rx में लिया, सो दिस आर एक्चुअली यूनिट्स। इसका मतलब यूनिट एलिमेंट है वो इरेड्यूसिबल नहीं होगा। इरेड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो पहली बात वो यूनिट नहीं होना चाहिए, ना ही वो 0 होना चाहिए, जैसे कि हमने डेफिनेशन से समझा था। और हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे कि एक्चुअल में जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं हम इन द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड f, तो उस केस में जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा इरेड्यूसिबल होती है ओवर f। ये चीज़ को आपने समझना है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको पहले 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इसका चाहे बेशक प्रूफ भी कर लेंगे। तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे f(x) हमने ली, सपोज x - 1, इसको हमने लिया ओवर से Q आप ले लो चाहे बेशक, विच इज़ द सेट फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको बिलोंग करती है ये पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज़ वाई ये इरेड्यूसिबल है। ऐसे ही ये पॉलिनोमियल Rx में भी बिलोंग करती है, इस चीज़ को भी आपने समझना है। ये पॉलिनोमियल Cx में भी बिलोंग करती है, तो ये यहाँ पे भी इरेड्यूसिबल है, यहाँ पे भी इरेड्यूसिबल है, यहाँ पे भी इरेड्यूसिबल है। अगर हम f(x) पॉलिनोमियल लें, ये x - √2, अब ये चीज़ समझो ध्यान से कि ये पॉलिनोमियल यहाँ पे इसमें बिलोंग नहीं करती। दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल इन Qx। क्यों? क्योंकि √2 Q को बिलोंग नहीं करता। Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और जो √2 है वो इरेशनल है। इस चीज़ को आपने समझना है। और जो ये पॉलिनोमियल है f(x) विच इज़ x - √2, इसको हम f1 करके इसको इससे डिफरेंट ले लेते हैं यहाँ पे नाम। तो ये पॉलिनोमियल Rx में तो है, और क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, सो दिस मीन्स दिस इज इरेड्यूसिबल ओवर R। ये पॉलिनोमियल C में भी है, अगर हम C में देखना चाहें तो ये C ओवर C भी ये इरेड्यूसिबल है। और अगर हम ये f(x) लें, यहाँ पे f(2x) लें, विच इज x - आइटा, ये पॉलिनोमियल Cx में बिलोंग करती है, Cx में लाई करती है। ये ना तो Rx में लाई करती है ना Qx में, तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज़ वाई वो इरेड्यूसिबल है। वैसे भी आप समझ सकते हो बेटा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली हम प्रूफ के अकॉर्डिंग भी हम देख लेंगे अगर हमने प्रूफ करना है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल
ओवर इन अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड एफ वो हमेशा इरिड्यूसिबल होती है। तो इसका हम यहाँ पे प्रूफ भी देख लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो कि एफ एक्स में लाई करती है, वेयर ए एंड बी वो एफ के एलिमेंट्स हैं, वो अंडरस्टूड है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट है वो एफ में लाई करेंगे, और ए ज़ीरो नहीं है। ए ज़ीरो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो उस केस में एफ एक्स जो है वो अकेला बी रह जाएगा, और बी जो है वो एक्चुअल में वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ओवर एफ में, क्योंकि बी सिर्फ एफ को बिलोंग करेगा, एक्स वाले एलिमेंट्स मतलब वो जो इनडिटर्मिनेट है या ये जो वेरिएबल है वो वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि वो फिर लिनियर नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह जाएगी, उसकी डिग्री कम हो जाएगी। सो अगर ये हम पॉलिनोमियल लेते हैं एफ एक्स, दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ, इसको आप प्रॉपर ऐसा लिख सकते हो कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ। मतलब जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे वो ओवर एफ जो है वो इरिड्यूसिबल होगी। तो इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहें, प्रूफ काफ़ी आसान है इसका बेटा, प्रूफ हम कर लेते हैं यहाँ पे। प्रूफ में हम इसका जो प्रूफ है वो बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ जो है वो, क्योंकि एक्चुअल में इरिड्यूसिबल प्रूव करना है, हम मान लेते हैं कि इरिड्यूसिबल नहीं है। अगर इरिड्यूसिबल नहीं है तो वो रिड्यूसिबल है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं सबूत। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे लिख लेंगे, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन सपोज, इफ पॉसिबल सपोज जो एफ एक्स है वो एफ एक्स इज रिड्यूसिबल। मान लिया कि एफ एक्स जो है वो रिड्यूसिबल है, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे। अब रिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या है? अभी हमने पहले डिस्कस किया था, रिड्यूसिबल होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड एच एक्स नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल सच दैट के जो एफ एक्स है उसको हम उन दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट जी एक्स से जी एक्स कॉमा एच एक्स ओवर एफ इन द फील्ड एफ एक्स सच दैट कि जो यहाँ पे एफ एक्स है इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स। ये चीज़ होगी यहाँ पे। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ भी लिखनी है क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी है जी एक्स एंड एच एक्स नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये ज़रूरी है क्योंकि रिड्यूसिबल है, वहीं से तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी एक्चुअल में। सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड एच एक्स, सो दैट कि रिजल्ट होल्ड होगा। एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम अगर बात करें यहाँ पे बेटा, हमने एक रिज़ल्ट किया था, उस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, कि जब आर कोई, यहाँ पे एक्चुअल में रफ वर्क में मैं कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, कि जब आर कोई इंटेग्रल डोमेन होती है उस केस में हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि आर एक्स भी इंटेग्रल डोमेन होगी। और यहाँ पे अगर हम दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स लेते हैं से जी एक्स और एच एक्स, अगर दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स लें जी एक्स और एच एक्स, कहाँ पे? इन आर एक्स, तो उस केस में जो डिग्री है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स एंड डिग्री ऑफ एच एक्स। मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स और डिग्री ऑफ एच एक्स दोनों का सम होती है, जो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स है। कब? जब आर आई डी है। अगर आर आई डी है तो उस केस में इसने भी आई डी हो जाना है। ये तभी रिजल्ट जो है वो इक्वालिटी होल्ड होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये आई डी नहीं है तो इस इक्वालिटी का होल्ड होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम काउंटर एग्जाम्पल Z6 में हम काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसमें हम दो पॉलिनोमियल हम बता सकते हैं ऐसी कि वो डिग्री जो है वो इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। मतलब दो पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पे ले सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिग्री कुछ और होगी और उनके जो इंडिविजुअल जो डिग्री हम कैलकुलेट करेंगे उसका सम कुछ और आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने ये किया हुआ है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो f है वो इंटेग्रल डोमेन है, सो दिस मीन्स एफ एक्स जो है वो भी इंटेग्रल डोमेन है। यहाँ पे हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
अदरवाइज मैं यहाँ पे जो इस रिजल्ट को यहाँ पे हम लिखेंगे एज f is an integral domain, so this means fx is also an integral domain, so this implies that जो यहाँ पे ये fx था, so this implies that कि जो डिग्री है of gx into hx that will be equal to डिग्री of gx प्लस डिग्री of hx, उस चीज़ को हमने यूज़ करना है। सो जो डिग्री ऑफ fx है, पहली बात तो ये देखो कि जो यहाँ पे इससे पहले आप चाहे लिख सकते हो, ये इसके बाद स्टेप आप लिख सकते हो पहले कि जो डिग्री है ऑफ fx, दोनों तरफ डिग्री लेंगे, दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx इंटू hx। ये तो स्टेप पहले आ ही जाएगा जब इसकी डिग्री, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी डिग्री इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन क्योंकि ये एफ आई डी है तो दिस मीन्स ये जो है दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे एज एफ इज आई डी, सो दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स, ये तो एज इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, यहाँ पे ये रिजल्ट लगेगा जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स, तो इसके इक्वल होगा। ओके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद अब आप देख सकते हो कि जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आप मेंशन करोगे चाहे बेशक एज द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ एच एक्स। लेकिन अब जो मेन जो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो जी एक्स और एच एक्स हैं वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि एफ एक्स रिड्यूसिबल है, दैट इज़ वाई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता है। अब नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इनका मतलब इसका मतलब जी एक्स की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब एटलीस्ट 1 है डिग्री, कम से कम 1 तो होगी। सिमिलरली एच एक्स की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जब इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जब हम सम करेंगे दोनों का, तो जो सम है, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कम से कम 2 तो होगा ही। इस चीज़ को समझो बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों का जोड़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है, एटलीस्ट 2 तो आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कम से कम 2 आएगा, यहाँ जो हम देख रहे हैं, सो विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहीं पे हम लिख सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी एज, या इसी को हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लिख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है अ कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे आ जाएगा बेटा, ए विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, 1 इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, रीज़न हम बाद में बता देंगे साथ के साथ, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज जो डिग्री है ऑफ जी एक्स कॉमा डिग्री ऑफ एच एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दोनों की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और ये चीज़ आपने खुद समझनी है कि इसका मतलब ये राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सो दिस इम्प्लाइज दैट जब ये चीज़, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दिस मीन्स कि जो हमने सपोज किया था और जो हमारी अजम्पशन है, और assumption is wrong, जो हमने assume किया था वो गलत है। ओके सो हमारी assumption wrong है, so this implies that कि जो fx है this is reducible, sorry this is irreducible over f, इसको आपने ज़रूर साथ में मेंशन करना है over f, क्योंकि जो irreducibility है, जैसा पहले बताया कि वो नेचर ऑफ द फील्ड पे डिपेंड करेगी, वो हम चाहे बाद में लेटर ऑन देखेंगे। अब इस लेक्चर में भी हमने देखा था एक्चुअल में कि कैसे जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंट फील्ड पे सेम पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल भी हो सकती है, इरिड्यूसिबल भी हो सकती है। और एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर एफ। Okay, so I think this much is sufficient for today. तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया कि जो पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, मेन हम फील्ड की बात करेंगे आगे। फील्ड को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स जो है वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने उसमें जो रिजल्ट्स जो पहले किए थे उनको हमने रिकॉल किया था कि जो एफ एक्स है वो ई डी होती है, पी आई डी है, यू एफ टी है,
मेन हमने जो नई चीज़ पढ़ी है कि पॉलिनोमियल हम लेते हैं एफ एक्स ओवर दिस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। तो उस केस में ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है वो इरिड्यूसिबल की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी कि इरिड्यूसिबल की क्या डेफिनेशन है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं। फिर हमने ये रिजल्ट किया है कि कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी इन दिस एफ एक्स वो हमेशा इरिड्यूसिबल होगी ओवर एफ। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसके जो रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।